हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दिष्ट धारा जनितर यानी डीसी जनरेटर का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 11वां क्वेश्चन है। किसी भी मशीन में कोयल की साइज खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए में दे रखा है कम्यूटेटर पिच द्वारा, बी में दे रखा है यील्ड पिच द्वारा, ऑप्शन सी में दे रखा है बैक पिच द्वारा, ऑप्शन डी है औसत पिच द्वारा। तो दोस्तों, जो कोई भी मशीन होती है उसकी जो कोयल की साइज होती है वो वाई पिच द्वारा यानी यील्ड पिच द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यील्ड पिच से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द BIS साइन ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग, यानी निम्नलिखित में से शंट फील्ड वाइंडिंग का BIS चिन्ह कौन सा है। दोस्तों, जो BIS है ये भारतीय मानक चिन्ह है। तो दोस्तों, ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें से हम जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसका BIS मानक बताना है कि इनमें से BIS के अनुसार कौन सा संकेत है वो शंट फील्ड वाइंडिंग को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में दे रखा है E1 E2, बी है D1 D2, ऑप्शन सी है A1 A2, और जो ऑप्शन डी है दोस्तों ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, यानी ये प्रतिरोध का साइन है। तो दोस्तों, इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग का BIS चिन्ह है वो है ऑप्शन ए E1 E2। E1 E2 ये दोस्तों क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग का साइन है। आगे देखते हैं। ऑप्शन जो बी में दे रखा है D1 D2, ये दोस्तों सीरीज फील्ड का है, साइन है, सीरीज फील्ड का साइन है। फिर ऑप्शन सी में दे रखा है ये दोस्तों आर्मेचर का साइन है, और जो ऑप्शन डी में दे रखा है ये प्रतिरोध का साइन है, यानी रेजिस्टेंस का साइन है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आर्मेचर में वाइंडिंग डॉट डॉट जुड़ी हुई होती है, यानी आर्मेचर होता है उसमें जो वाइंडिंग है वो किस क्रम में जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है समांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी श्रेणी या समांतर क्रम में, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जो आर्मेचर होता है उसमें वाइंडिंग श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ी होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, श्रेणी या समांतर क्रम में। दोस्तों, जो श्रेणी कुंडलित जनित्र होता है उसमें क्षेत्रीय कुंडली को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तथा शंट कुंडलित जनित्र में क्षेत्रीय कुंडली को जो आर्मेचर होता है उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी दोस्तों, ये आर्मेचर है, यह ब्रूस है, श्रेणी कुंडलित में इसके सीरीज में जोड़ा जाता है। और दोस्तों, अगर यह समांतर कुंडलित है यानी पैरेलल कुंडलित है तो इसके पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रेणी या समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, यांत्रिक तिष्टकारी ए मैकेनिकल रेक्टिफायर इज। ऑप्शन ए स्क्यूरल केज रोटर वाइंडिंग का रोटर, ऑप्शन बी DC उत्तेजित समुन्नत ध्रुव रोटर वाइंडिंग, ऑप्शन सी स्लिप रिंग, ऑप्शन डी कम्यूटेटर और ब्रूस। तो दोस्तों, जो यांत्रिक तिष्टकारी है वो कौन सा है इसमें, वो है दोस्तों कम्यूटेटर और ब्रूस, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कम्यूटेटर और ब्रूस। दोस्तों, जो कम्यूटेटर होता है दिक् परिवर्तक, इसका कार्य क्या है। तो दोस्तों, इसका कार्य है कम्यूटेटर का AC को DC में यानी AC to DC कन्वर्ट करना और बाह्य परिपथ को प्रदान करना। आगे देखते हैं। जो ब्रूस गियर होता है यानी ब्रूस होता है उसका कार्य क्या होता है। तो ब्रूस का कार्य है कि ये जो कम्यूटेटर है यानी जो दिक् परिवर्तक है उससे विद्युत धारा एकत्रित करना, यानी जो इसने DC में कन्वर्ट की है उस विद्युत धारा को एकत्रित करना, और जो बाह्य परिपथ होता है उसको भेजना यानी उन्हें प्रदान कर देना।
इन्हीं गुणों के कारण दोस्तों इन्हें यांत्रिक तिष्ठकारी कहा जाता है। किन गुणों के कारण दोस्तों? कम्यूटेटर का AC टू DC में कन्वर्ट करना, और जो ब्रुश होता है उसका विद्युत धारा को एकत्रित करके बाह्य परिपथ को प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, किसी DC मशीन में यदि P पोलों की संख्या है, N आर्मेचर स्पीड RPM में हो, तब चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन ए Pn/60, ऑप्शन बी Pn/120, ऑप्शन सी Pn/100, ऑप्शन डी Pn/180। तो दोस्तों इसमें पहली बात तो आप जो ऑप्शन दे रखा उसी को देख करके समझ जाएंगे, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है Pn/120 से। अब दोस्तों ये किस प्रकार से आता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, 120 F/P। अब हमें सूत्र लेना किसका है, यानी F आवृत्ति का। तो आवृत्ति का सूत्र क्या होता है दोस्तों? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी N इंटू P, और F हमने यहाँ ले लिया तो बचा क्या, 120। 120 को हम नीचे लिख देंगे। यही इसका सूत्र होता है, F बराबर Pn या NP बटा 120, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, F बराबर Pn/120। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि DC मशीन में लौह हानि निम्नलिखित में होती है। एक DC मशीन है, उसमें जो लौह हानियाँ होती हैं, आयरन लॉस, वो कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए योक यानी बॉडी में, बी कम्यूटेटर, ऑप्शन सी मुख्य बॉडी, ऑप्शन डी आर्मेचर रोटर। तो दोस्तों जो DC मशीन होती है उसमें आयरन लॉस आर्मेचर रोटर में होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आर्मेचर रोटर। आर्मेचर रोटर में दोस्तों किस तरह से होती है? ये दो तरह की होती हैं, हिस्टेरेसिस और भंवर धारा के। ये दोनों क्या करती है दोस्तों? जो विद्युत शक्ति की क्षति होती है उसी को, यानी हिस्टेरेसिस और भंवर धारा के कारण पैदा होने वाली जो विद्युत शक्ति की क्षति है, यानी उनके कारण जो भी विद्युत हानि होती है उसी को लोहा क्षति या आयरन लॉस कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। DC मशीनों में निम्नलिखित किस्म की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी जो DC मशीन होती है उसमें किस तरह की वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए केवल चढ़ाव वाइंडिंग यानी लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी केवल तरंग वाइंडिंग यानी वेव वाइंडिंग, ऑप्शन सी चढ़ाव तथा तरंग वाइंडिंग दोनों यानी बोथ लैप एंड वेव वाइंडिंग, ऑप्शन डी कॉन्सेंट्रिक यानी सकेंद्रित वाइंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चढ़ाव तथा तरंग वाइंडिंग यानी लैप और वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों अगर लैप वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है तो सकेंद्रित वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों जो सकेंद्रित वाइंडिंग होती है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? उसका प्रयोग हम करते हैं अल्टरनेटर होते हैं ना, उनकी वाइंडिंग करने में, यानी अल्टरनेटरों की वाइंडिंग करने में सकेंद्रित वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन ए DC मशीन, यानी DC मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दोस्तों इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें 3 आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से युक्त है, यानी उनसे जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उससे ऑप्शन 3 में दे रखा है वो प्रभाव पड़ता है, और एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है कि जिसका आर्मेचर रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, यानी आर्मेचर रिएक्शन से जो होता है उसका विपरीत दे रखा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है कि यह मुख्य फील्ड फ्लक्स को दुर्बल बनाता है और इसे विरूपित कर देता है। तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन मुख्य फील्ड फ्लक्स को दुर्बल बनाता है और इसे विरूपित भी कर देता है, यानी डिस्ट्रोस कर देता है। ऑप्शन बी दे रखा है कि यह कम्यूटेटर पर भारी स्पार्क देता है। तो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन के कारण कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग भी होगी, यह भी सही है। ऑप्शन सी दे रखा है कि जनरेटर के मामले में यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल को दुर्बल बनाता है। तो दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर के मामले में जो उत्पन्न EMF होता है उसको दुर्बल बनाता है। और ऑप्शन डी दे रखा है कि यह मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है।
तो दोस्तों जो आर्मेचर रिएक्शन है वो मोटर की स्पीड में वृद्धि नहीं करता जबकि कमी करता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वृद्धि नहीं आएगा, इसमें कमी करता है। दोस्तों ये तो इसका राइट आंसर था। अब देखते हैं कि जो आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालना होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। यानी जो मुख्य फ्लक्स होता है उस पर आर्मेचर फ्लक्स का जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। विपरीत का मतलब कि उसके उल्टी, यानी कि उल्टी दिशा में कार्य करना। अब दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है विचुंबकन प्रभाव और दूसरा है क्रॉस चुंबकन प्रभाव। पहले देखते हैं हम विचुंबकन प्रभाव। तो विचुंबकन प्रभाव दोस्तों आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित अर्थात बार बार चुंबकित करता है, अर्थात दुर्बल बनाता है। फिर देखते हैं क्रॉस चुंबकन प्रभाव। क्रॉस चुंबकन प्रभाव क्या करता है दोस्तों? यह आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्रॉस चुंबकित करता है अतः विकृत कर देता है। यानी क्रॉस का मतलब इस तरह से, और इसको क्या करता है? विकृत कर देता है। फिर देखते हैं आगे कि आर्मेचर प्रतिक्रिया से जनरेटर के मामले में क्या होता है दोस्तों। जो ईएमएफ है, यानी जो उत्पन्न ईएमएफ है, उसको दुर्बल या कहें कि वीक कर देता है, यानी कमजोर कर देता है। और आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कोई भी ईएमएफ प्रेरित न हो तो भी स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रतिकार्यता जो वोल्टता है वो उत्पन्न होगी, जो ब्रूसों पर अत्यधिक स्पार्किंग करती है। यानी दोस्तों ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है। यानी वृद्धि नहीं करता, आर्मेचर रिएक्शन कम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है। एक डीसी मशीन है उसकी वाइंडिंग होती है वो पूर्ण पिच यानी फुल पिच वाइंडिंग कब कहलाती है? ऑप्शन ए वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच, ऑप्शन बी वाइंडिंग पिच बड़ी पोल पिच से, ऑप्शन सी वाइंडिंग पिच छोटी पोल पिच, ऑप्शन डी वाइंडिंग पिच और पोल पिच के बीच कोई संबंध नहीं होता। तो दोस्तों जो डीसी मशीन की वाइंडिंग है वो फुल पिच वाइंडिंग तब कहलाती है जब वाइंडिंग पिच पोल पिच के बराबर हो, यानी वाइंडिंग पिच इक्वल टू पोल पिच। तो दोस्तों ये होती है फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग में दोस्तों क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों। जैसे वाइंडिंग पिच का मैं लिखता हूँ WP इक्वल PP का मतलब है पोल पिच बराबर कोयल पिच को मैं CP लिखता हूँ। ये कैसे होती है ये दोस्तों? 180 डिग्री यानी 180 डिग्री विद्युतीय या इलेक्ट्रिकल यह होती है। यानी वाइंडिंग पिच पोल पिच के बराबर होती है, पोल पिच कोयल पिच के बराबर होती है, और कोयल पिच किसके बराबर होती है? 180 डिग्री विद्युतीय कोण के बराबर। अब दोस्तों एक शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, आपने सुना होगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में दोस्तों क्या होता है? शॉर्ट पिच वाइंडिंग में दोस्तों जो वाइंडिंग पिच होती है यानी WP होती है वो क्या होती है? छोटी, और किससे होती है? वो होती है पोल पिच से, PP से। एक शब्द आता है दोस्तों फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच नहीं दोस्तों, ये जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग है वो तो हो गया वाइंडिंग पिच से छोटा, किससे? पोल पिच से। और जो फुल पिच वाइंडिंग है उसमें होता है वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच, यानी ऑप्शन ए में दे रखा है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर, यानी लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए बराबर 2, बी ए बराबर P, ऑप्शन सी ए बराबर 4, ऑप्शन डी ए बराबर 1। तो दोस्तों ऑप्शन सी और डी ये तो एलिमेंट हो जाएंगे, यानी ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि समांतर पथों की संख्या ना तो 101 होती है ना 4 होती है। अब इसमें हमें लैप वाइंडिंग में पूछा है, तो लैप वाइंडिंग में दोस्तों जो समांतर पथों की संख्या ए बराबर होती है पैरेलल पाथ्स, जो पैरेलल पाथ्स की संख्या होती है वो 1 के बराबर होती है। और जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें क्या होती है दोस्तों? 2 होती है, यानी वेव वाइंडिंग में फिक्स होती है समांतर पथों की संख्या। वेव वाइंडिंग में यह वेव वाइंडिंग का फिक्स है।
चाहे पोल कितने भी हो, इसमें समांतर पथों की संख्या 2 ही होती है। लेकिन अगर लेफ्ट वाइंडिंग दे रखा है तो लेफ्ट वाइंडिंग में दोस्तों जो समांतर पथों की संख्या है वो पोल की संख्या के बराबर होगी। यानी ए जो समांतर पथों को दर्शाता है वो किसके बराबर होगी, पी पोल की संख्या के बराबर ही होगी। और वेव वाइंडिंग में दोस्तों चाहे पोल कितने भी हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, कितने भी हो दोस्तों, उसमें वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 ही होती है। ये फिक्स है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।